ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आई, या हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला आपका क्या रहेगा कि नॉन नेगेटिव आपका दिया रहेगा। ठीक है, यदि सोर्स वैल्यू आपकी नॉन नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है कि आपका इक्वेशन यदि लेस देन इक्वल टू का फॉर्म में है तो आप एक वेरिएबल ऐड करोगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करोगे, वो आपका स्लैक वेरिएबल कहलाता है। यदि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो आप नेगेटिव वेरिएबल के साथ में एक वेरिएबल यूज़ करोगे, और यदि नेगेटिव स्लैक यूज़ किए हो, इसको नेगेटिव स्लैक भी कहते हैं या तो सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो आपका थर्ड जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में एक आप ये जरूर मेंशन करोगे हर जगह पे, क्योंकि हमारा जो भी सिंप्लेक्स या ग्राफिकल मेथड सॉल्व होता है तो उसका पहला यही है कि जितने भी वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं वो सारे क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन ये आपका पहले भी आप ये देख चुके हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, और जब हम सिंप्लेक्स में सॉल्व करेंगे तो सिंप्लेक्स में हमेशा याद रखना कि सिंप्लेक्स में ये हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन वाला ही प्रॉब्लम होगा, तभी आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर हमारा जो है ये है कि यदि हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है और m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो उस समय में m जो होते हैं, m नंबर ऑफ वेरिएबल आपके बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे, और n माइनस m जो होगा वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे। तो यदि आपके पास, जैसे हमने अभी बताया था कि आपके पास यदि 6 वेरिएबल हैं टोटल और आपके पास 2 कंस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो आपके जो 4 वेरिएबल होंगे वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे, जिनकी वैल्यू आप 0 रखोगे। 0 रखने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को ओरिजिन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 रख देते हैं। उसके बाद फिर ये जो आपका क्या है, जो आपका नॉन बेसिक जो बेसिक वेरिएबल जो बचेंगे, बेसिक वेरिएबल हमेशा वो वेरिएबल होंगे जो आपने ऐड किया है वेरिएबल, जैसे स्लैक वेरिएबल आपका हो गया S1 S2 जो आपने ऐड किया, सरप्लस वेरिएबल जो जैसे आपने S2 मान लिया ऐड किया, तो वो हमेशा आपके बेसिक वेरिएबल होंगे। और ये नॉन बेसिक वेरिएबल में हमेशा जो आपका इनिशियल प्रॉब्लम में जो वेरिएबल दिया रहेगा ना, जैसे x1 x2 x3 x4 जो दिया रहेगा ना, वो जनरली आपके हमेशा नॉन बेसिक वेरिएबल में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद नेक्स्ट हमने सीधा एक प्रॉब्लम देखा था, जिसमें प्रॉब्लम दिया था मैक्स जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 420, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 600, और ऑल एक्स आई जो भी हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप देखे हो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमेशा लेस देन इक्वल टू वाला साइन रहेगा, तभी हम सिंप्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं S1 S2, जिससे कि ये इन इक्वलिटी हमारा इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए उसको विथ 0 कोफिशिएंट अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो हमने किया, हमने चेक किया कि हमारे कितने बेसिक वेरिएबल होंगे, कितने नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। उसके लिए हमने लिख लिया यहाँ पे कि हमारे पास n इक्वल टू 4 वेरिएबल थे, x1 x2 s1 s2। ठीक है, और m इक्वल टू हमको 2 कंस्टेंट गिवन थे, तो n माइनस m जो होगा वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। मैंने यहाँ पहले ही बताया नॉन छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे हमारे। ठीक है, और जिनकी वैल्यू 0 होगी। तो नॉन बेसिक वेरिएबल मैंने बताया कि जो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में इनिशियली दिए हुए रहते हैं वही नॉन बेसिक वेरिएबल लेते हैं। तो x1 x2 की वैल्यू आप 0 ले लेते हो। अब जब ये 0 पुट करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कि आपका s1 इक्वल टू 450 और s2 इक्वल टू 600, ये आपको मिल जाता है। और यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वो आपकी 0 आ जाती है। और यही आपका फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन होता है, या तो आपका फर्स्ट आपका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम पहले अब टेबल बनाएंगे नेक्स्ट वाले में। तो अब हम टेबल बनाते हैं, तो मैंने देखा ये आपका सिंप्लेक्स टेबल कहलाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल में मैंने
कोशिश की है कि टर्मिनोलॉजी यहीं पे सारी इंक्लूड कर दूं। तो अभी आपको हो सकता है ये बहुत क्लमजी सा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे दोबारा तो मैंने सारा लिख दिया कि आपका सीबी क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये होता है। ठीक है, और ये आपका बेसिक वेरिएबल होता है, यहाँ पे आपके सारे वेरिएबल होते हैं, और ये आपका सोर्स वैल्यू होती है बी। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट रेशियो कहलाता है थीटा, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, और ये थीटा आगे बताऊंगी, वैसे अभी भी बता देती हूँ, ये b बाई ए आई जे होता है। तो b की वैल्यू तो आपकी ये हो गई, और ए आई जे आपका ये जो भी कोफिशिएंट है वो सारे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सी जे मैंने बताया कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जिसको कभी कभी यहाँ पे आप टॉप में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक जेड जे होता है, जेड जे क्या कहलाता है, समीशन ऑफ सी बी इंटू ए आई जे होता है। ठीक है, अब सी बी क्या है, ये वैल्यू, ये सी बी है आपकी, और ए आई जे, ठीक है, सी बी इंटू ए आई जे, तो कि ये क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस प्लस दिस 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 2, इसका सम जो होता है वो यहाँ आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, ये यहाँ तक तो समझ आया ना, यहाँ तक के तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को ही कॉपी कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया मैंने क्या किया है, यहाँ तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन को ही कॉपी किया है, जो कि मैं आपको बताई कि आपका इक्वेशन क्या है, x1 तो कोफिशिएंट 1, x2 कोफिशिएंट 1, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 450। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x1 प्लस x2, s1 नहीं था तो इसलिए 0 s1 प्लस s2 इक्वल टू 600। ये मैंने जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वही मैंने नोट किया है। सी बी s1 s2 का हमने बेसिक वेरिएबल लिया है, तो इसकी वैल्यू 0 0 है, कोफिशिएंट उसका 0 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये हमने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, और बाकी ये सी जे की वैल्यू आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दी हुई थी, जेड जे अभी आप कैलकुलेट करोगे, तो क्योंकि जेड जे क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन इंटू दिस वेरिएबल प्लस ये सी बी इंटू दिस वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों 0 है, इसलिए पहला आपका इनिशियल जो टेबल बनेगा उसमें हर में जेड जे की वैल्यू 0 ही आएगी सिंप्लेक्स मेथड में। ठीक है, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले में फिर देखेंगे जब चेंज होगा तो। फिर आप एक निकालते हो जेड जे, डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे, ये आपको सी जे की वैल्यू दी है, ये आपको जेड जे की वैल्यू दी है। ठीक है, और ये डेल्टा जे आपका कहलाता है नेट इवेल्युएशन रो, या फिर नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जे इक्वल टू क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे, मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा आपका, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और ये भी आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये डेल्टा जे आपको आगे का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डेल्टा जे यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेल्टा जे ये कहता है कि यदि आप अपने प्रॉब्लम में x1 की जो क्वांटिटी है उसको यदि आप 1 यूनिट बढ़ाते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, x1 की क्वांटिटी को आप यदि 1 यूनिट बढ़ाते हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो 3 रुपए से बढ़ जाएगा, 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, x2 कहता है कि यदि आप अपने ये 4 जो है वो ये कह रहा है कि यदि आप x2 का 1 यूनिट बढ़ाते हो तो आपके प्रॉफिट में 4 रुपीज़ का इंक्रीज आने वाला है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइज में यदि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3 रुपए से बढ़े तो ज़्यादा फायदा होगा कि 4 रुपए से बढ़े तो ज़्यादा फायदा होगा, बताओ मुझे कोई। 3 रुपए यदि आपका बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा फायदा है कि 4 रुपए बढ़ेगा तो ज़्यादा फायदा है, 4 रुपए। 4 रुपए। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है, नेक्स्ट जो हमारा टेबल है उसमें हम ये करेंगे, हाँ
उसमें हम ये करेंगे कि हम अगले वाले टेबल में इसको चूज करेंगे एज ए लिविंग इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल देखो क्या है, अब हम आगे मूव कर रहे हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। अभी तक हम कहाँ थे, यहाँ 0 0 में है। अब हमको कहीं और तो पहुँचना है, कहाँ पहुँचेंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन किसके थ्रू आगे बढ़े, तो अब हम x2 के थ्रू हेल्प से आगे बढ़ेंगे। और क्या होगा कि x2 का 1 यूनिट बढ़ाने से हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो प्रॉफिट है वो 4 रुपए से बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको चूज कर लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इनकमिंग वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इनकमिंग वेरिएबल जब आपको, और ये जो कॉलम होता है ना, ये वाला जो कॉलम होगा ना, ये आपका कॉलम क्या कहलाता है, ये आपका कॉलम कहलाता है की कॉलम। ठीक है, की कॉलम मतलब कि एक वो कॉलम जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करने वाले हो। ठीक है, ये आपका कहलाता है की कॉलम। उसके बाद फिर आप देखो, अब आपको क्या करना है, मतलब ये हो गया है। अब जो ये x2 है वो इस बेसिक में आने वाला है। ठीक है, वो इस बेसिक सॉल्यूशन का पार्ट बनने वाला है। तो बेसिक में हमारे पास फिक्स है ना कि हमारे पास 2 ही बेसिक वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को जाना पड़ेगा, तभी तो ये x2 यहाँ पे आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम और रो ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमको चेक करना है कि हमारा ये S1 और S2 में से कौन सा वेरिएबल है जो आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा और उसके जगह में ये x2 आके यहाँ पे फिट बैठेगा। तो वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए चाहिए होता है हम लोग को थीटा, जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो। मतलब कि कौन सा कॉलम, कौन सा रो हमको रिप्लेस करना है, ये बताता है हमको रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, अब देखो ये कैसे फाइंड आउट होता है बी डिवाइड बाई ए आई जे ऑफ की कॉलम। ये ध्यान रखना, की कॉलम का ए आई जे। तो की कॉलम का ए आई जे कौन सा है, एक ये दोनों आपका की कॉलम का ए आई जे बन गया। ठीक है, तो अब 450 डिवाइड बाई ये ए आई जे क्या है 1, तो 450 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, 450 आया। और वैसे यहाँ पे क्या हो गया 600 डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ही है, तो इसलिए डिवाइड बाई 1, तो ये 600 ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया, आपका एक वैल्यू आ गया 450 और एक आ गया 600। ठीक है, तो थीटा में से जिसका भी थीटा सबसे मिनिमम होगा, ठीक है, कि जिसका भी थीटा सबसे मिनिमम पॉजिटिव होगा, वही आपका क्या होगा, इनकमिंग मतलब आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा। तो 450 और 600 में छोटा कौन सा है, 450 है, इसलिए ये हमारा बन गया इन आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको ये S1 को रिप्लेस करेगा ये x2। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे हम नेक्स्ट टेबल। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि हाँ, ये याद रखना कि ये मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी बोथ केसेस, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो, हमेशा ये सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये ना आपके मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो रहती है, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रहती है। बट मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को ना आप मैंने यहाँ पे लिख दिया है ज़रूर, पर ये चीज़ें आप ध्यान मत दो अभी। जब मैं मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को ना आपको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना बता दूंगी, ताकि आपको ये याद करने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो ये जो लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट होते हैं, मतलब सॉरी इनकमिंग वेरिएबल सेलेक्ट होता है ना, उसमें दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के लिए। उसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है, तो आप अभी उस चीज़ को मत याद करो। आपको मैं बता दूंगी कि मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में, सॉरी मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ तक बताऊँ मुझे किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो। और हाँ, ये जो मैंने वो किया है, ये जो बेसिक इक्वेशन दिया रहता है ना, ये वो उसके कोफिशिएंट है, तो इसको बॉडी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो आप जितने भी स्लैक सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हो ना, वो जो मैट्रिक्स बनाता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमेशा। ठीक है, तो ये आपका दो चीज़ है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ऐसा होता है।
बाकी अब यहाँ पर किसी को ये टेबल बनाने में किसी को दिक्कत है, किसी को नहीं समझ आया तो मुझे पूछो, क्योंकि इस टेबल से अब हमारा नेक्स्ट टेबल बन जाएगा जहाँ पे हम ये जो है अभी हम 0 0 पे है ना, इस वाले पॉइंट पे, तो उससे अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कहीं पे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब समझ आया ये चीज़ें? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे अभी पूछो, फिर मैं बताती हूँ ये टेबल में किसी को डाउट है तो। सारे लोग से हो जाएगा? किसी को कुछ डाउट? कोई अनम्यूट करके जल्दी से बोल दो भाई। डाउट किसी को? अच्छा, किसी ने कुछ चैट में लिखा। बच्चे चैट में लिख रहा हो ना, इससे अच्छा बोल ही दिया करो। अच्छा, नो मैम, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हाँ अब देखो, ये तो हो गया, ये टेबल जो मैंने बनाया है यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें लिख दी है मैंने। पर जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप जस्ट ऐसा टेबल बनाओगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में वो टर्मिनोलॉजी पता नहीं रहेगी करके मैंने उसमें सारा कुछ लिख दिया है। तो आप जब एग्जाम में बनाओगे तो आपका टेबल ऐसा ही रहेगा। आपके टेबल में यही रहेगा CB, ठीक है। दूसरा बेसिक, डब्बा उब्बा बनाने की जरूरत नहीं, टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप ऐसे लिखते चलोगे S1 S2 B और ये थीटा। ये मैंने वही टेबल यूज़ किया है, यहाँ पे 1 1 1 जो मैंने लिखा था वही है। और ये देखो हमारा ये लिविंग इनकमिंग वेरिएबल हो गया है ये, और ठीक है, और ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट जो ये हमारा पहला टेबल है ना ये, ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टेबल बनेगा ये हमारा सेकेंड टेबल है। सेकेंड टेबल में क्या होगा, इस S1 को इस X2 ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया X2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ये तो सेम है S2, ये X2 है और ये S2 है, ठीक है। अब X2 का जो कोफिशिएंट था, देखो CB की वैल्यू अब बदल गई यहाँ पे, क्योंकि X2 का जो कोफिशिएंट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो क्या था, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सेकेंड टेबल में CB के जगह में आप यहाँ पे X2 का जो कोफिशिएंट था वो आ जाएगा आपका, ठीक। और देखो, हाँ एक चीज मैं और भूल गई थी बताना, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है ना, मतलब ये वाले आपके रो का और ये वाले की कॉलम का, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम के एलिमेंट को, ठीक है। X2 आपका कहलाता है इनकमिंग वेरिएबल, क्योंकि वो बेसिक में आ रहा है, इनकमिंग हो रहा है। S2 आपका लीविंग वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि वो बेसिक को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो भी ये की एलिमेंट है उसको हमको बनाना रहता है 1, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमको कुछ दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसी कॉलम के जो नेक्स्ट जो एलिमेंट रहते हैं उनको बनाना होता है हमको 0, ठीक है, बट ओनली यूजिंग द रो ऑपरेशन, ठीक है। और रो ऑपरेशन में भी कैसा रो ऑपरेशन, कि आपको जो भी, जैसे अपन क्या करते हैं रो ऑपरेशन में, क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आप करोगे, यानी कि x या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y आप डिवाइड कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, तो वो हमेशा आप की कॉलम, की वाला जो आपका मेन रहेगा ना, मतलब की कॉलम वाला जो रो रहेगा, की रो, ठीक है, की रो के साथ ही आप x और y मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप दूसरे वाले से, जो भी आप रो को जिसको भी ऑपरेट कर रहे हो ना, ये जैसे ऑपरेट करने वाला रो है आपको, उसके साथ में माइनस करोगे, ठीक है। हमेशा क्या होगा, तो जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया, पहले मैंने ये बोला कि इसको आपको की एलिमेंट को बनाना है 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इसलिए हमको कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली उस रो को वैसे ही यूज कर लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये जो की
कॉलम का जो बाकी एलिमेंट है, की एलिमेंट के सिवा जो बाकी एलिमेंट है उसको बनाना है ज़ीरो, तो इसको बनाना है ज़ीरो बाय यूजिंग क्या है, रो ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इन दोनों को यदि ऐड कर, मतलब सॉरी आर, ये R2 होगा ना, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 ये मैंने लिखा, R2 माइनस R1 करूँगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, ये जो ये मैं 1 लिखी हुई हूँ। ठीक है, R2 माइनस R1 करूँगी तो ये वाला 1 बन जाएगा ना ज़ीरो, तो मैं यही ऑपरेशन लगवाई हूँ, R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 तो ये क्या हो गया, 0, 0 माइनस 1 तो यहाँ क्या आ गया, -1, 1 माइनस 0 तो यहाँ क्या आ गया, 1। यहाँ पे क्या हो गया, 600 माइनस 450। ठीक है, तो 600 माइनस 450 क्या आ गया आपका, 150। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? कुछ नहीं करना है, बस ये है कि आपका की एलिमेंट का आपको बनाना है 1। दीपक आप लिख दे रहे हो भाई मेरे स्क्रीन पे, मैंने वो सेटिंग चेंज नहीं किया है, तो आप लिख रहे हो, मेरे स्क्रीन पे लिखा रहा है। देखो अब बच्चे ऐसा है कि यदि अभी आपको ना, क्योंकि ये ऑनलाइन में थोड़ा सा लिमिटेशन है, ठीक है, और मैं मेरे पास लिखने के लिए मैं कोई ऐसे नोटपैड वगैरह नहीं है, तो मैं इसलिए ऑलरेडी लिख के रखी हूँ, तो शायद हो सकता है आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बट टेंशन मत लेना। यदि आप लोगों को नहीं समझ आता है तो आप मुझे मैसेज करना, हम यही क्लास कुछ नए प्रॉब्लम के साथ फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, बट ये है कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तो पहला प्रॉब्लम है, इसके बाद अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये आपका बन गया तो ये आपका बन गया दूसरा टेबल। ठीक है, जिसमें कि आपका दूसरा टेबल, ये आपका सारे वैल्यू आ चुके हैं। अब आपको सीजे तो आपका फिक्स रहेगा वही, क्योंकि कोफिशिएंट तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा। तो अब आप करोगे जेड जे कैलकुलेट करना है। जेड जे मैंने क्या बताया था, सी बी इंटू दिस। ठीक है, उसका सबका समीशन, तो 4 इंटू, हाँ, सी बी इंटू दिस। ठीक है, सी बी इंटू दिस, सी बी इंटू दिस और सी बी इंटू दिस, ये प्लस सबको ऐड करते जाओगे तो क्या होगा यहाँ पे, 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 तो ये क्या आ जाएगा, 4। सिमिलरली 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 तो भी आपका आ गया 4। और वैसे ही यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, प्लस 0 इंटू 1 तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, हटो हटो। तो ये आपका डेल्टा जे जो है, डेल्टा जे जो है, एक मिनट, तो ये आपका जो डेल्टा जे है वो आप क्या करोगे, डेल्टा जे इक्वल टू होता है सी जे माइनस जेड जे, तो 3 माइनस 4 क्या हो गया, -1। 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, 0 माइनस 4 इक्वल टू हो गया -4 और 0 माइनस 0 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको फिर अब क्या करना है, आपको यहाँ पे चूज करना है लिविंग वेरिएबल। ठीक है, सॉरी, इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, यानी कि की कॉलम चूज करना है।
तो की कॉलम चूज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये की कॉलम कहता है कि यदि आप अपना x1 1 यूनिट बढ़ाओगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, आपका प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन आपका करना है, मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉब्लम, और ये x1 को यदि आप बढ़ाते हो तो ये क्या कर रहा है, 1 यूनिट कम कर दे रहा है। तो क्या आप इसको मैक्सिमाइजेशन में यूज करोगे? आगे सॉल्यूशन के लिए नहीं करोगे। ठीक है, नो मैम। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिड्यूस कर रहा है और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ये तो हमारा कट हो गया, ये तो हम कॉलम की तरह यूज ही नहीं कर सकते। अब देखो, यदि x2 को यदि आप बढ़ाते हो, ठीक है, x2 का 1 यूनिट आप इंक्रीज करते हो तो आपको ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो जब उसको करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो हम ये भी कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये भी हम लिविंग इनकमिंग वेरिएबल नहीं बनाएंगे या की कॉलम नहीं बनाएंगे। अब यदि S1 को हम बढ़ाते हैं तो वो -4 कर दे रहा है, तो ये भी हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो हमको ऐसा चूज करना है जो हमारे प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट बचा S2। S2 में क्या हो रहा है, वही नो लॉस नो प्रॉफिट, ये भी हमारा कैंसल। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास पे की कॉलम चूज करने के लिए हमारे पास कोई भी नेट इवेल्युएशन रो की वैल्यू नहीं है। तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यदि मैं ऐसे बताऊं तो आपको ये कह सकते हैं कि यदि मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में आपकी डेल्टा जे की वैल्यू यदि नेगेटिव या ज़ीरो हो जाए तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर चुका है। ठीक है, और इस कंडीशन पे जो भी यहाँ पे बेसिक वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू, ये जो भी बी की वैल्यू होगी इसके रिस्पेक्टिव बी की वैल्यू, ये उनकी वैल्यू हो जाएगी। और जो वेरिएबल बेसिक में नहीं है, ठीक है, जो वेरिएबल बेसिक में नहीं है उनकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x2 की वैल्यू 450 हो गई। ठीक है, ये आपकी x2 की वैल्यू 450 और ये आपकी s2 की वैल्यू 150 हो गई। ठीक है, और बाकी रेस्ट जो आपके x1 और s1 बचे उन दोनों की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालोगे, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 450 प्लस 0 इक्वल टू 1800, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक, तो अब मुझे बताओ, अब किसको किसको डाउट है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखो, और नहीं तो आप मुझे अनम्यूट करके बोल सकते हो। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत या कुछ नहीं समझ आया? तो सारे लोगों को समझ आ गया? अब देखो, चलो आप लोगों को नहीं, ये कुछ नहीं बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को समझ आ गया होगा। और यदि किसी को थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा तो घर पे एक बार सॉल्व करके देखना, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, अभी ये चलेगा क्योंकि इसके आगे जो भी पढ़ेंगे ना वो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाते हैं हम। तो आपका अभी नहीं भी समझ आया तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, सेम प्रॉब्लम नहीं, इसी टाइप की कुछ और प्रॉब्लम के साथ में, तो आपको समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, मैंने स्टेप्स लिख दिया है कि जब आप एग्जाम के समय रिवाइज करते हो तब आपको डायरेक्टली स्टेप्स बस पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो स्टेप्स मैंने लिखे हैं। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऐड करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसमें क्या है, इंट्रोड्यूसिंग स्लैग सरप्लस वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दूसरा आपका ये है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको पुट करना है, जिसमें बेसिक सॉरी फिर यहाँ पे मैंने बेसिक लिया है, लिख दिया है, नॉन बेसिक वेरिएबल एस 0 होगा। ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल एस 0 होगा। और फिर कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे, जेड जे कैलकुलेट करोगे, जो कि क्या होता है, समीशन ऑफ सी बी इंटू ए आई जे होता है। फिर होता है आपका डेल्टा जे, ठीक है, जो सी जे माइनस जेड जे होता है। इसमें बेटा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोग कि
जेड जे माइनस सी जे है करके, तो याद रखना सी पहले आता है इसलिए सी ही पहले है, जेड बाद में आता है इसलिए जेड बाद में है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन बाद में हम भूल जाते हैं कई बार। नेट इवेल्युएशन रो मैंने बता दिया कि नेट इवेल्युएशन रो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि आपके उस वेरिएबल को, जो भी कॉलम आपने चूज किया है उसके टॉप में जो भी वेरिएबल है, हेड वेरिएबल जो कहना चाहिए, उसकी यदि 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो उससे कितना का आपको प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, वो आपका बताता है नेट इवेल्युएशन रो, ठीक है। अब सेलेक्ट की कॉलम सेलेक्ट करने के लिए फॉर मैक्सिमाइजेशन क्या हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो मैक्सिमाइज करते बढ़ा दे। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यूज होती है, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यूज होती है, मतलब क्या है कि जो आपके प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर दे, उसके 1 यूनिट बढ़ाने से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। बट मैंने इसको अगेन आपसे कहा है कि ये चीज़ें ध्यान मत रखना, ये इसके लिए मैं आपको सीधा मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी। वैसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास -42 है, एक डेल्टा जे, ये डेल्टा जे की वैल्यू है, ठीक है, ये डेल्टा जे है नेट इवेल्युएशन रो, और आपके पास x1 में मान ले आपका x1 के नीचे आपका जो डेल्टा जे आया -42 आया, x2 के नीचे आपका डेल्टा जे है वो -52 आया, ठीक है, तो -52 आया, तो अब आप किसको सेलेक्ट करोगे एज इनकमिंग वेरिएबल, इस वाले को, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव मतलब कि यही हो गया कि जिस डिजिट के साथ में नेगेटिव साइन हो, जो डिजिट बड़ा हो, तो ये आपका मोस्ट नेगेटिव हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे यही है, आप समझ भी सकते हो, यहाँ पे ये होगा कि 1 यूनिट बढ़ाने से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन 42 से मिनिमाइज होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ाने से आपका -52 होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव था क्या, मिनिमाइज करना, तो आप क्या करोगे, जो मैक्सिमम मिनिमाइज करे उसी को लोगे ना, तो इस कारण से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब फिर रिप्लेसमेंट रेशियो के लिए क्या होता है कि डिवाइड बी आई वैल्यू फ्रॉम द, हाँ अच्छा नहीं, की एलिमेंट के लिए क्या होता है, बी आई वैल्यू को आप क्या करते हो, की कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ में आप डिवाइड करते हो, तब आपको रिप्लेसमेंट रेशियो मिल जाता है। उसके बाद फिर की रो के लिए क्या करते हो, आप मिनिमम जो भी रिप्लेसमेंट रेशियो रहता है, ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जो होती है उसको आप एज ए आउटगोइंग वेरिएबल चूज कर लेते हो, ठीक है। और ये देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, सेलेक्ट मिनिमम पॉजिटिव, सेलेक्ट मिनिमम पॉजिटिव, और या फिर मिनिमम नॉन नेगेटिव, ये भी कह सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव को मिनिमम नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, फ्रॉम θ1 कॉलम, ठीक है, टू सेलेक्ट द रो, और सेलेक्टेड रो इज कॉल्ड की रो, ठीक है। ये दोनों के लिए है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तब भी यही होगा, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तब भी यही होगा। दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा की रो और की कॉलम का, वो आपका की एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। की एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द यूनिटी, तो अभी हमने जो प्रॉब्लम किया उसमें डायरेक्टली वो 1 ही था, इस कारण से हमको कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ी। यदि वो मान ले 3 होता तो हम डिवाइड बाई 3 करते, यदि मान ले वो 2/3 होता, ठीक है, सपोज वो 2/3 होता, तो 2/3 होता तो हम क्या करते हो, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते 3/2 ताकि वो 1 बन जाए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप उसको किसी भी तरह से कोई भी ऑपरेशन लगा के आपको कोई भी मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा के आपको उसको बनाना है यूनिटी। और उसके बाद फिर क्या है कि जो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द की रो बाय द कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर देखो जो नेक्स्ट जो कॉलम का है ना, की कॉलम आर मेड 0, अदर ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द की कॉलम आर मेड 0, तो इसको आपको 0 बनाना है। तो क्या है, एक्सेप्ट की एलिमेंट, मैंने लिख दिया की एलिमेंट को, क्योंकि 1 यूनिटी बनाना है, 1 बनाना है। तो आपको जो भी ऑपरेशन लगाना है वो क्या करना है, अदर रो जो भी है आपका आर एक्स रो प्लस माइनस एक्स बाई वाई, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, वाई डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ये की रो होना चाहिए, ठीक है, की रो होना चाहिए। और मैं कहूँगी कि बेटर है यदि
है ना, ये की, हाँ ये तो की रो रखो अभी, फिर आगे का बाद बताते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हो गए कि आपको जो फॉलो करना है, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करोगे तो सिर्फ इसी को पढ़ लोगे, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे फिर आपका हो जाएगा। फिर अब आगे देखो क्या लिखा है। अब देखो, अब जब न्यू टेबल में आउटगोइंग वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय द इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। हमने क्या किया था अपने अभी के प्रॉब्लम में, x2 को रिप्लेस किया था s1 को, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये इनकमिंग वेरिएबल इस आउटगोइंग वेरिएबल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या हुआ, a simplex table indicate the current solution to be the optimum when all the value of delta j rho are negative or zero when the LP is maximization। अभी हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन था, तो हमारा डेल्टा क्या था, नेगेटिव था या ज़ीरो था, क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है। तो अब यदि हम लोग कोई भी वेरिएबल बढ़ा रहे हैं तो या तो नो लॉस नो प्रॉफिट, जो जीरो ही रह रहा है, प्रॉफिट में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, या तो नेगेटिव हो जा रहा है, इसलिए वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। मिनिमाइजेशन के केस में ऑल पॉजिटिव या फिर जीरो हो जाएगा। अगेन मैं यही कहूँगी कि ये वाले लाइन को आप मत याद रखना, मैं आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना बता दूंगी। तो आपको जो याद रखना है वो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में या तो सारे नेगेटिव हो गए डेल्टा जे, या तो जीरो हो गए, तो आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइज हो गया है, ठीक है। अब देखो डेल्टा जे मैंने जब बताया भी था कि इट गिव्स द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही हम देखे भी थे अभी, ठीक है। और दैट वुड अकर इफ वन यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम हेड वेरिएबल, जो हेड वेरिएबल था x1 x2 इज ब्रॉट इनटू द करंट सॉल्यूशन, ठीक है। करंट सॉल्यूशन में ले आए, तब फिर वो इतना जो भी डेल्टा जे शो कर रहा है उतना का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जो मैंने बताया था कि डेल्टा जे उतना आपको पोटेंशियल प्रॉफिट या लॉस देने वाला होता है। तो ये आपके हो गए स्टेप्स जो आपको फॉलो करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको आप घर में सॉल्व करके देखो। पहले तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करना, या तो वो तो इजी है तो उसको छोड़ देना, उसको तो आपने यहाँ पे देखा है। ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करना, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, एक तो तरीका लिखने का वो है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि आप अलग अलग टेबल बना लेते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका, मतलब लिखने का फॉर्मेट कहना चाहिए, तरीका तो वही है जो मैंने क्या किया है इसमें, आपका ये सीजे को मैंने ऊपर लिख दिया है, बेसिक वेरिएबल यहाँ पे डाल दिए, सारे वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर दिए, तो मेरा इतना फिक्स हो गया हमेशा, इतना मेरा चेंज बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये जो पोर्शन है। और मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, डेल्टा जे कैलकुलेट करने के बाद एक लाइन खींच दो, फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लो, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का ही है, तो सेम वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोग आज ही आप लोग इसको बना के देखो घर पे। वैसे मैंने सारा सॉल्व कर दिया है, हो सकता है मेरे प्रॉब्लम में क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है, तो हो सकता है कि मेरा प्रॉब्लम गलत हो, तो यदि आपके आंसर चेंज आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। और वैसे तो मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने चेक किया है, तो मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन सही है। तो यदि आप लोगों का सेम आंसर नहीं आता है तो एक बार दोबारा सॉल्व करना। हाँ, और दूसरा एक चीज़ और बोलूँगी, जब भी आप अब थोड़ा कैमरा ऑन कर लो सब लोग, ठीक है, सारे लोग कैमरा ऑन करो, क्योंकि हमारा पढ़ाने वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है।